Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel. This is Abhiuday, a second year MBBS student at Aiims Delhi. तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले होंगे K2Cr2 एंड KMnO4। ये दोनों कंपाउंड आपके डी ब्लॉक में दिए हुए हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इन दोनों कंपाउंड को आज हम पढ़ेंगे 10 मिनट के अंदर और देखेंगे कि इनसे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो K2Cr2O7 का सबसे पहले यूज़ कहाँ पे होता है? तो यूज़ होता है लेदर इंडस्ट्री में और एज अ ऑक्सीडेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैनी एजो कंपाउंड्स। उसके अगर मैं आगे बढ़ूँ तो पहला रिएक्शन ये है कि K2Cr2O7 को अगर हम हीट करेंगे तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो K2Cr2O7 को हीट करने पे तो हमें मिलेगा K2Cr4, Cr2O3 और ऑक्सीजन मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि K2Cr2O7 को हीट करने पे कौन सी गैस इवॉल्व होगी। तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी? आपकी ऑक्सीजन इवॉल्व होगी। उसके बाद आप K2Cr2O7 को प्रिपेयर कैसे कर सकते हो? तो आप प्रिपेयर कर सकते हो क्रोमाइट ओर से। क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला होता है FeCr2O4। क्रोमाइट ओर का आप रिएक्शन कराओ Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट से। सोडियम कार्बोनेट और क्रोमाइट ओर आपस में रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बनेगा आपका Na2CrO4 येलो कलर का। क्या बनेगा? Na2CrO4 येलो कलर का। साथ ही साथ आपकी दो ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होंगी Fe2O3 एंड CO2। उसके साथ ही मैं आगे बात करूं फिर से इस Na2CrO4 को जब आप एसिडिक मीडियम में ले जाओगे और ये एसिडिक मीडियम आप कहां से प्रिपेयर कर सकते हो? H2SO4 से। तो आपका प्रोड्यूस हो जाएगा सोडियम डाइक्रोमेट दैट इज Na2Cr2O7 जो कि ऑरेंज कलर का होता है और आपका Na+ और H2O प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपकी प्रोड्यूस हो गई। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये जो Na2Cr2O7 है इसको आप क्रिस्टलाइज भी कर सकते हो Na2Cr2O7.2H2O। आप क्रिस्टलाइज कर सकते हो Na2Cr2O7 को, बट क्या K2Cr2O7 को क्रिस्टलाइज कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है? Na2Cr2O7 की सॉल्युबिलिटी K2Cr2O7 से ज़्यादा है। इसका हम फायदा उठा सकते हैं। Na2Cr2O7 को KCl से रिएक्ट कराओ तो आपका जो K2Cr2O7 बनेगा ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी कम है और आपका Na2Cr2O7 सॉल्यूशन में रह जाएगा। सो आप ऐसे कर सकते हो। Na2Cr2O7 बनाकर आप उससे K2Cr2O7 बना सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका जो क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन है, अभी आपके पास ये देखो यहाँ पे आपके पास डाइक्रोमेट आयन है, बट यहाँ क्या, यहाँ आपके पास कौन सा आयन था? क्रोमेट आयन था। तो ये जो दोनों आयन होते हैं क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन, ये दोनों इंटरकन्वर्टिबल होते हैं, मतलब एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन की पीएच कितनी है। अगर आप एसिडिक मीडियम लाओगे तो आपका ये डाइक्रोमेट आयन बनेगा, वहीं पर अगर आप बेसिक मीडियम लाओगे तो आपका क्रोमेट आयन फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि जो क्रोमेट आयन है उसको हमने डाइक्रोमेट आयन में कैसे चेंज किया था? एसिडिक पीएच लाके, एसिडिक पीएच लाके। वहीं पे अगर आपको डाइक्रोमेट आयन को क्रोमेट आयन में चेंज करना होगा तो आप कैसी पीएच लाओगे? बेसिक पीएच लाओगे। एक तो ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद क्वेश्चन ये आ सकता है कि CrO CR का बॉन्ड एंगल कितना होता है? K2Cr2O7 के स्ट्रक्चर में या डाइक्रोमेट आयन में CrO CR ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितना होता है? तो ये होता है 126 डिग्री। उसके बाद जो सेकंड है चीज़ वो आपका क्वेश्चन आता है, ये आता है कि K2Cr2O7 यूज होता है एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। K2Cr2O7 प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। तो क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो वहां पे देंगे कि KMnO4 इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। KMnO4 नहीं, K2Cr2O7 यूज होता है। उसके बाद अगर मैं हाफ रिएक्शन की बात करूं तो Cr2O7 2- जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है Cr3+ में। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6 है, यहाँ पे इसकी +3 है। K2Cr2O7 ऑक्सीडाइज करता है I- को I2 में, S- मतलब सल्फाइड आयन को सल्फर में, Sn2+ को Sn4+ में और Fe2+ को Fe3+ में। हम KMnO4 पे आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मेमोनीट के बारे में। मेमोनीट एक ऐसा ऐप है, जिस एप्लीकेशन है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिन्होंने क्या किया है, पूरी NCERT से एक एक लाइन से ऑलमोस्ट 20,000+ क्वेश्चन उठाकर क्या कहते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे डाले हुए हैं, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सारे के सारे क्वेश्चन NCERT से हैं। इवन उनका मानना है कि जो नीट में क्वेश्चंस आते हैं वो 90% क्वेश्चंस मेमोनीट से आते हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने ये चीज प्रूव भी करी है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप मेमोनीट एप्लीकेशन में से सारे NCERT के क्वेश्चंस जो नीट में आने वाले वो सॉल्व कर सकते हो। साथ ही साथ अभी जो मैं K2Cr2O7 और KMnO4 पढ़ा रहा हूँ इसके क्वेश्चन भी आप वहां से सॉल्व कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, वो हमेशा पैसिव रिविजन करते हैं, वही NCERT बार बार पढ़ते रहते हैं और वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमेशा मैं भी कुछ क्वेश्चंस भूल जाता था। हमेशा आप इन सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ पैसिव रिवीजन से याद नहीं कर पाओगे। आपको जरूरत होती है एक्टिव रिवीजन की, और एक्टिव रिवीजन कहां से आएगा? जब आप NCERT बेस्ड अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो आप आज ही मेमोनीट ऐप को चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरा कूपन कोड अभी 300 यूज करते हो तो आपको 300 रुपीज का डिस्काउंट भी मिलेगा। सो अब हम बढ़ते हैं KMnO4 की तरफ। KMnO4 की प्रिपरेशन के 3 मेथड्स हैं। एक तो नॉर्मल मेथड, एक है कॉमर्शियल मेथड और एक है लैब में कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो नॉर्मली हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? MnO2 को पायरोलुसाइड भी बोलते हैं। कभी कभी पेपर में यही पूछ लेता है कि पायरोलुसाइड का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो होता है MnO2। तो MnO2 आपका KOH से रिएक्ट करेगा
विद इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ये ऑक्सीजन आता है पोटेशियम नाइट्रेट से। ये तीनों रिएक्ट करके बनाएंगे K2MnO4 जिसका डार्क ग्रीन कलर होता है, प्लस H2O बनेगा। उसके बाद ये जो K2MnO4 है, मतलब कि MnO4 2 माइनस आयन है, ये एसिडिक मीडियम में जाएगा और फॉर्म करेगा MnO4 माइनस आयन, प्लस साथ में साथ यहाँ पे एक और कंपाउंड बनेगा दैट इज MnO2 बनेगा और आपका H2O बनेगा। तो यहाँ पे आप जो रिएक्शन देख पा रहे हो, यहाँ पे +6 में था MnO4 2 माइनस में मैंगनीज, +6 से कहाँ पे गया? +7 में गया और +4 में गया। मतलब कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हो रहा है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर मैं उसके बाद आऊँ सेकंड टाइप ऑफ प्रिपरेशन दैट इज कॉमर्शियल प्रिपरेशन, तो कॉमर्शियल प्रिपरेशन भी वही है जो आपने ऊपर पढ़ी है, बस उसको थोड़ा कॉमर्शलाइज कर दिया गया है कि MnO2 को हम फ्यूज़ करेंगे KOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइज्ड एयर या फिर KNO3। फिर यहाँ इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन। उसके बाद हमारा वही MnO2 से देखो MnO4 2 माइनस बना था, तो MnO2 से MnO4 2 माइनस मतलब कि मैंगनेट आयन बनेगा। फिर उसके बाद MnO4 2 माइनस किस में है? मैंगनीज, +6 में है। MnO4 माइनस में +7 में होगा, तो यहाँ से +6 से +7 बनाना है, मतलब ऑक्सीडेशन करना है। तो हम कौन सा ऑक्सीडेशन करेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करेंगे। कैसे सॉल्यूशन में करेंगे? अल्कलाइन सॉल्यूशन में करेंगे। और कौन सा आयन बन जाएगा हमारे पास? पर मैंगनेट आयन बन जाएगा। अगर मैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन की बात करूं तो हम लैब में कैसे प्रिपेयर करते हैं? मैंगनीज 2+ को रिएक्ट कराते हैं पर सल्फेट आयन के साथ H2O8 2 माइनस के साथ, और ये हमारा दे देता है MnO4 माइनस आयन प्लस सल्फेट आयन प्लस H+। उसके बाद अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ KMnO4 की बात करूं प्रिपरेशन के बाद, तो स्ट्रक्चर कैसा होता है? डार्क पर्पल कलर का होता है, और ये किससे आइसो स्ट्रक्चर होता है? मतलब KClO4 की तरह होता है। इसका जो सॉल्ट होता है ये बहुत ही वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, इसकी सॉल्युबिलिटी 6.4 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ H2O होती है। अभी यार ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं पूछा है कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, यही पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग KMnO4, तो उसमें एक पॉइंट ये भी दे देगा कि इसकी सॉल्युबिलिटी हाई होती है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ऐसे मतलब आते हैं क्वेश्चंस। फिर हमने अभी देखा था ना कि K2Cr2O7 को हीट करने पे क्या मिलता है, वैसे ही KMnO4 को हीट करने पे क्या मिलेगा? हमें K2MnO4 मिलेगा, MnO2 मिलेगा और O2 मिलेगा। उसके बाद इसमें दो चीज़ें हैं। एक है इसका इंटेंस कलर, इसका कलर बहुत ही इंटेंस होता है, और ये डायामैग्नेटिज्म शो करता है विथ वीक टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है पैरामैग्नेटिज्म, और बहुत ही वीक पैरामैग्नेटिज्म पाया जाता है। ये दोनों चीज़ें एक्सप्लेन होती हैं बाय MOT मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अभी हमने देखा था कि MnO4 2 माइनस आयन पैरामैग्नेटिक है, ग्रीन कलर का होता है। और क्यों पैरामैग्नेटिक होता है? क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। वहीं पे अगर मैं पर्पल MnO4 माइनस आयन की बात करूँ तो डायामैग्नेटिक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। आप चाहे तो आप इसकी कॉन्फिग्रेशन लेके भी देख सकते हो। यहाँ पे Mn+6 में है, यहाँ पे Mn+7 में है, तो आप देखोगे यहाँ पे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, आपको यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाला। उसके बाद फिर हम MnO4 माइनस की रिएक्शंस देख लेते हैं। तो ये क्या है? ये क्या होता है? ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब कि लोग चीज़ों को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब खुद ये रिड्यूस हो जाएगा। मतलब ये +7 से 1 मिनट, हाँ, तो MnO4 माइनस क्या है? MnO4 माइनस एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो MnO4 माइनस चीज़ों को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो MnO4 माइनस अपना चेंज होगा, यहाँ पे +7 से यहाँ पे +6 में जा रहा है, यहाँ से +7 से +4 में जा रहा है, यहाँ +7 से +2 में जा रहा है। बस आप देख लो ये मीडियम कौन कौन से हैं, ठीक है? ये मीडियम्स कौन कौन से हैं, इस पर आपका n फैक्टर पूछता है, ठीक है? n फैक्टर पूछता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछता है कि ये कि इसके E0 का ऑर्डर क्या होगा, E0 का ऑर्डर क्या होगा। तो आप देखो यहाँ पे जब 7 से 4 जा रहा है तो इसका जो E0 है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब 7 से ये देखो 4 से जा रहा है तो +1.69 है। उसके बाद जब ये 7 से आपका 2 जा रहा है तो उसका +1.52 है। उसके बाद जब 7 से 6 जा रहा है तो उसका सबसे कम मतलब है, क्या कहते हैं, E0। तो आप इसका भी क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक नहीं आया है बट आ सकता है, ठीक है, कि E0 का ऑर्डर बता दो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आगे कि एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, तो एसिडिक सॉल्यूशन में किस चीज़ को किस में ऑक्सीडाइज करेगा, तो एसिडिक सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइज करेगा I- को I2 में, Fe2+ को Fe3+ में। Fe2+ ग्रीन कलर का होता है, Fe3+ येलो कलर का होता है, Fe2+ मतलब फेरस, Fe3 मतलब फेरिक। C2O4 2- को CO2 में चेंज करेगा, S2- को S में चेंज करेगा, SO3 2- को SO4 2- में, और NO2- को NO3- में। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि वो पेपर में सीधे पूछ लेगा, ठीक है? तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि एसिडिक सॉल्यूशन में किसको किस में चेंज करता है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपका ध्यान यहाँ पे ले जाना चाहता हूँ कि ये I- को I2 में कन्वर्ट करता है एसिडिक मीडियम में। देखो एसिड सॉल्यूशन में I- को I2 में कन्वर्ट कर रहा है, बट न्यूट्रल या फिर फेंटली अल्कलाइन सॉल्यूशन में ये I- को IO3- में कन्वर्ट करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछते हैं कि I- को किस में कन्वर्ट करता है, किस मीडियम में, और फिर H2O3 2- को ये SO4 2- में चेंज कर देगा। साथ ही अगर मैं बात करूं तो MnO4- प्लस Mn2+ H2O MnO2+ H+ मिलेगा। ये रिएक्शन कैटलाइज होती है ZnSO4 या फिर जिंक ऑक्साइड से। बट जब H1 होता है, मतलब कि H+ इज इक्वल टू 1, KMnO4 वाटर को ऑक्सीडाइज कर देता है। बट अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूं तो ये रिएक्शन इतना स्लो होता है
अनलेस इधर मैंगनीज सेकंड आयंस प्रेजेंट हो या फिर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए। मतलब ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो रिएक्शन है ये कभी होती है जब ये Mn2+ आयन यहाँ पे होता है, नहीं तो नहीं प्रेजेंट होती, नहीं होती है रिएक्शन। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो पर मैंगनेट टाइट्रेशंस आर अनसेटिस्फैक्ट्री इन प्रेजेंस ऑफ HCl सिंस HCl इज ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन। तो कह रहा है कि जो पर मैंगनेट टाइट्रेशंस होंगी, मतलब जो KMnO4 की टाइट्रेशंस होंगी HCl के प्रेजेंस में, वो अनसेटिस्फैक्ट्री होंगी, मतलब नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि HCl खुद ही क्लोरीन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। उसके बाद फिर लास्ट चीज़ है कि यूजेस क्या होंगे KMnO4 के, तो इट इज यूज एज अ फेवरेंट ऑक्सीडेंट इन प्रिपरेटिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ब्लीचिंग ऑफ वूल, कॉटन, सिल्क एंड अदर टेक्सटाइल फाइबर्स में यूज होता है, और डीकलराइजेशन ऑफ ऑयल्स में यूज होता है। ये जो दोनों नीचे के दोनों यूजेस हैं इस पर डिपेंड होता है ऑन ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। 10 मिनट सीरीज में आपका KMnO4 K2Cr2O7 पूरा अच्छे से रिवाइज हो गया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना यार, एंड आई विल से लास्ट कि यार चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि यार ये कंटेंट लाने में बहुत मेहनत लगती है, और मैं आपके लिए फिजिक्स की भी क्लासेस ले रहा हूँ, तो काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आजकल। तो यार अगर आप एक सब्सक्राइब कर दोगे, एक सब्सक्राइब का बटन दबा दोगे, तो आप कम नहीं हो जाओगे और मुझे भी उससे फ़ायदा हो जाएगा। चलो ओके, बाय बाय।